नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज यादव एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं देवभूमि आईएएस एकेडमी में। दोस्तों, पॉलिटी के अंतिम लेक्चर में हमने चर्चा की थी भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में, जिसके अंतर्गत हमने भारतीय प्रस्तावना को काफ़ी डीपली देखा था और उसके एक एक शब्दों का क्या अर्थ होता है उस चीज़ को भी हमने देखा था। आज हम देखने वाले हैं दोस्तों अनुसूची 1। और अनुसूची 1 के अंतर्गत क्या होता है, तो यहाँ पे बात की जाती है भारतीय संघ यानी भारत के संघ में जितने भी राज्य आते हैं और उसके राज्य क्षेत्र में राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले उसके संपूर्ण जितने भी क्षेत्र आते हैं उनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। ठीक है, तो अपन देखते हैं सबसे पहले अनुसूची 1 के बारे में। और अनुसूची 1 का संबंध जो है वो है किससे, तो भारतीय संघ राज्य क्षेत्र से उसका संबंध होगा। मतलब अनुसूची 1 ये बताती है कि भारत संघ के अंतर्गत कौन कौन से राज्य होंगे और साथ ही साथ उनका क्षेत्र विस्तार क्या होगा। तो उन सब चीजों को आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं अनुसूची 1 के बारे में। ठीक है, तो अनुसूची 1 के अंतर्गत क्या होता है, तो अनुसूची 1 में ध्यान रखना दोस्तों, आपके यहाँ पे बेसिकली 4 अनुच्छेद आते हैं। कितने अनुच्छेद आते हैं? 4 अनुच्छेद की यहाँ पे हम बात करते हैं, 1, 2, 3 और 4। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे अनुच्छेद 1 की। किसकी बात करेंगे? अनुच्छेद 1। तो अनुच्छेद 1 क्या बोलता है, तो अनुच्छेद 1 क्या बोलता है, तो यहाँ पे ध्यान रखना दोस्तों, अनुच्छेद 1 में आपके 3 सब क्लॉजेस आपको देखने को मिलते हैं। कितने? 3। तो पहले अगर क्लॉज की बात करें तो पहला क्लॉज क्या बोलता है, तो पहले क्लॉज का मतलब होता है भारत, ठीक है, दैट इज इंडिया। यानी यहां पे क्या है कि भारत और इंडिया, हमारे संविधान में दोनों ही वर्डों को यूज किया गया, भारत शब्द भी बोला गया, साथ ही साथ उसके इंडिया शब्द को भी प्रयोग किया गया है। तो यहां पे बोला गया है भारत दैट इज इंडिया या इंडिया दैट इज भारत। वो क्या होगा, भारत जो है वो राज्यों का संघ होगा। क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। अभी हम देखेंगे आखिर ये संघ क्या होता है। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड इसका क्लॉज होगा वो क्या बोला गया, सेकंड क्लॉज में बोला गया है कि भारत के क्या है, भारत के संघ क्षेत्र में आखिर कौन कौन से राज्य आएंगे। तो सेकंड क्लॉज में बोला गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में वे सभी राज्य आएंगे जो इसके अनुसूची 1 में विनिर्दिष्टित है। ठीक है, तो सेकंड क्लॉज में क्या बोला गया है, सेकंड क्लॉज में बोला गया है अनुसूची 1 में विनिर्दिष्टित राज्य, अनुसूची 1 में जितने भी विनिर्दिष्टित अपने राज्य क्षेत्र होंगे वे कहां पर आएंगे, वे भारत संघ के अंतर्गत सम्मिलित किए जाएंगे। ठीक है, तो अनुसूची 1 में विनिर्दिष्टित जो राज्य क्षेत्र है वो कहां पे आएंगे, भारत में आएंगे। ये आप क्लॉज 2 में बोला गया है। क्लॉज 3 क्या बोलता है, तो क्लॉज 3 बोलता है कि भारत में आने वाले जो राज्य क्षेत्र है उनको मुख्यतः 3 पार्ट में बांटा गया है। कितने पार्टों में? 3 पार्ट में बांटा गया। यानी यहाँ पे राज्यों का जो राज्य हैं उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी देखेंगे कौन सी होगी, तो पहली कैटेगरी आपको देखने को मिलती है वो होता है अपना राज्यों का क्षेत्र। क्या? राज्यों का क्षेत्र। मतलब जितने भी राज्य अपने जो, जैसे हम वर्तमान में देखें तो वर्तमान में आपको यहाँ पे 28 राज्य देखने को मिलते हैं। तो 28 के 28 राज्य होंगे वो कहां पर आएंगे, वो भारत के संघ क्षेत्र में कहलाएंगे। दूसरे पॉइंट होगा वो क्या होगा, तो वो होगा अपना यहाँ पे संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र। मतलब जो संघ राज्य क्षेत्र का मतलब क्या होता है, अगर अपन बात करें केंद्र शासित प्रदेशों की, तो केंद्र शासित प्रदेश जैसे हम वर्तमान में देखते हैं तो आपको 8 केंद्र शासित प्रदेश देखने को मिलते हैं। तो उन सभी की चर्चा कहां पे की गई है, तो उन सभी की चर्चा अनुच्छेद 1 के अंतर्गत की गई है। इसी प्रकार तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या होता है, तीसरे में वो राज्य क्षेत्र आते हैं जो भारत द्वारा कभी भी अनुग्रहित किए जाने की संभावना है। ठीक है, तो ध्यान रखना तीसरे जो पार्ट होता है इसमें सबसे पहली बात क्या है कि वर्तमान समय में बात करें तो यहां पर एक भी राज्य क्षेत्र भी भारत के इस सूची में दर्ज नहीं किया गया है। लेकिन यहां पर राज्य की बात करें वो कौन सा होगा, तो होगा अनुसूची 3 में क्या होगा, अनुग्रहित किए जाने वाले राज्य, अनुग्रहित किए जाने वाले राज्य। ये तीसरा आप थोड़ा इंपॉर्टेंट समझ लें क्या है। सबसे पहले तो इसमें याद रखना कि इसके अंतर्गत अभी 0 राज्यों की संख्या है, यानी इस पार्ट के तहत अपने भारतीय राज्य क्षेत्र में एक भी राज्य को शामिल नहीं किया गया। क्या होता है, तीसरे नंबर की बात करें तो तीसरे नंबर में क्या होता है दोस्तों कि जब हमारा भारत देश आजाद हुआ था या फिर हमारा संविधान बन के लागू हुआ तो उस समय हमने संपूर्ण रियासतों को मिला के अखंड भारत का तो निर्माण कर लिया। लेकिन भविष्य में इस संभावना को भी ग्रहण किया गया कि मान के चलो भविष्य में भारत द्वारा किसी अन्य राज्य क्षेत्र को मतलब अधिग्रहित किया जाता है या फिर वहां पे कब्जा किया जाता है तो भारत राज्य क्षेत्र में शामिल होगा कि नहीं होगा। तो उसके लिए अपने यहाँ पे पार्ट 3 में इसको जगह दी गई है कि अनुग्रहित किए जाने वाले राज्य, यदि वर्तमान भविष्य में यदि बात करें तो भविष्य में आने वाले
समय में ऐसे कौन कौन से राज्य होंगे जिनको भारत द्वारा अनुग्रहित किए जाने की संभावना है। तो उसको कहां रखा जाएगा, पार्ट 3 में, और यहाँ पे वर्तमान में भी हमारे पे 0 राज्य शामिल है। ठीक है, तो ये हमने आपको मोटे तौर पर बता दिया है। तो अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं दोस्तों, सबसे पहले आखिर ये संघ क्या होता है। क्या संघ, तो संघ को लेकर दोस्तों आपको सबसे पहले एक विचारधारा समझनी होगी। क्या हुआ, जब हमारा भारत देश आजाद हुआ था तो उस समय भारत देश के पास मुख्यतः 2 विचारधाराएं थी, जो कि एक आपकी यूएसए से आती थी, दूसरी आपकी ब्रिटेन से आती थी। ठीक है, तो सबसे पहले अपन उनको समझने की कोशिश करते हैं। एक ब्रिटेन और एक यूएसए। क्या होता है, ब्रिटेन में यदि हम बात करें, वहां पे एकात्मक राज्य की अवधारणा को अपनाया गया है। एकात्मक राज्य की अवधारणा को क्या मतलब होता है, मतलब वहां पर राज्यों का कोई अस्तित्व नहीं होता है, वहां पर केवल केंद्र का अस्तित्व होता है। वहां पर जो राज्यों का अस्तित्व है वो केंद्र के ऊपर संपूर्ण रूप से निर्भर करता है। यानी यदि राज्य वहां पे केंद्र चाहे तो राज्य का कभी भी विघटन कर सकता है, मतलब केंद्र का वहां पे कोई अपना स्वयं का अस्तित्व नहीं होगा। उसी तरीके से यदि हम यूएसए में बात करें तो यूएसए में क्या अपनाया गया है, यूएसए में संघीय व्यवस्था को अपनाया गया है। संघीय व्यवस्था ये क्या होती है, तो संघीय व्यवस्था की बात करें तो जैसा कि आपको पता होगा कि जब यूएसए हमारा आजाद हुआ किससे, ब्रिटेन से। ठीक है, यानी लगभग अप्रोक्स हुआ था 1789 या 1786 के समथिंग। ठीक है, तो जब यहाँ से आजाद हुआ तो क्या हुआ कि जब यूएसए आजाद हुआ तो वो कई टुकड़ों में बटा हुआ था। वहां पे बात करें तो लगभग उस टाइम पे 11 राज्य समथिंग आते थे, तो 11 राज्य अलग अलग हुआ करते थे, उन सभी का अलग अलग अस्तित्व हुआ करता था। अब क्या हुआ कि जब आजाद हुए, आजाद होने के बाद उनको अपने आप को एक यूनिट के रूप में दिखाना था संपूर्ण विश्व को, तो उन लोगों ने क्या किया, उन सभी 11 राज्यों ने मिलकर, कितने मान के चलो आपके 11 राज्य हो गए, उन सभी 11 राज्यों ने मिलकर एक इकाई का निर्माण किया। क्या किया, एक इकाई का निर्माण किया जिसको बोला जाता है यूएसए। अब इसकी विशेषता क्या होती है, तो इसकी विशेषता यह होती है कि यहां पर जो यूएसए का निर्माण किया गया है वो इन सभी के समझौते का परिणाम है। क्या है, इन 11 राज्यों के समझौते का परिणाम होगा कौन, यूएसए। मतलब यूएसए का यहां पे जो केंद्र, यूएसए कौन हो जाएगा, केंद्र, और ये क्या हो जाएंगे, राज्य। यानी अब यहां पे जो केंद्र का अस्तित्व है वो किस पर डिपेंड है, राज्यों पर। यानी यदि राज्य चाहे तो कभी भी केंद्र का विघटन कर सकते हैं, ध्यान रखना दोस्तों। लेकिन हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है कि जब भी कहीं किसी देश का संविधान बनाया जाता है तो वहां पे इतना इजी नहीं होता है किसी भी केंद्र को विघटित करना। तो ये हालांकि प्रोसीजरल तरीके से देखो काफी कठिन है, लेकिन वहां पर ऐसा प्रावधान है कि राज्य चाहे तो कभी भी केंद्र से अलग हो सकता है और खुद का अपना अस्तित्व बना सकता है। ठीक है, हालांकि वो यूएसए का पार्ट है, उसको अपन मतलब नहीं है उससे अपन को। तो अपन को ये 2 चीजें अपने सामने थी बेसिकली। अब क्या हुआ, भारत देश जब हमारा पता है आपको, जब भारत देश आजाद हुआ तो भारत देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या थी कि वहां पे लगभग 562 रियासतें थी। कितने, 562 रियासतें थी, और उन सभी रियासतों को मिलाकर भारत को एक अखंड भारत का निर्माण करना था। अब वहां पर देखो भारत जो है एकात्मक को अपना सकता था, लेकिन क्या यहाँ पे पॉसिबल होती, वो चीज नहीं होती। क्यों, एकात्मक में क्या होता है कि वहां पे केंद्र का, राज्य का अस्तित्व नहीं रहता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें 562 राज्यों को मिला के एक करना है, तो सीधी सी बात है एकात्मक तो हम अपना नहीं सकते हैं। दूसरी व्यवस्था थी हमारे पास संघीय व्यवस्था। तो संघीय व्यवस्था में क्या होता है, यहां पर जो राज्य होते हैं वो मिलकर केंद्र का निर्माण करते हैं, और राज्य को इतनी स्वायत्ता होती है कि अपने आप को कभी भी केंद्र से अलग कर सकते हैं। लेकिन आपको पता होगा कि उस समय वैसे भी हमारे देश में इतना बुरा माहौल चल रहा था कि उस समय पाकिस्तान राज्य जो है अपना भारत देश से अलग हुआ था। ठीक है, तो ऐसी कई सारी वहां पर विचारधाराएं उत्पन्न हो रही थी, तो वहां पर यह भी अपनाना पॉसिबल नहीं हो रहा था। तो हमारे जो संविधान निर्माता थे उनने क्या किया, इन दोनों के एक बीच का रास्ता निकाला। क्या किया, इन दोनों के बीच का रास्ता निकाला, और भारत को ना तो उनने एकात्मक बोला और ना ही संघीय बोला, उनने सीधा सीधा बोला है भारत जो है राज्यों का संघ होगा। ध्यान रखना, हमारे संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, हमारे संविधान में संघ शब्द का प्रयोग किया गया है। जो क्या बोलता है, मतलब यहां पर शक्तियों का विभाजन तो होगा, यहां पे शक्तियों का विभाजन किया जाएगा केंद्र और राज्य में। मतलब यहां पे राज्यों को भी पर्याप्त स्वायत्ता दी जाएगी और केंद्र भी सशक्त रहेगा। ठीक है, तो जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि हमारे यहाँ पे जो शासन व्यवस्था वो कैसी है, तो वो है एकात्मक। कैसे, एकात्मक लक्षण के साथ संघीय व्यवस्था को अपनाया गया है। ठीक है, तो उसके कहने का मतलब वही होता है कि हमारे यहाँ पे क्या है, भारत जो है राज्यों का संघ होगा। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात जो कि हमारे भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि भारत का जो निर्माण किया गया है वो किसी भी राज्य के समझौते का परिणाम नहीं होगा। मतलब जैसा कि यहां पे बोला गया था कि जो केंद्र है वो राज्य के समझौते का परिणाम है, और भारत के परिप्रेक्ष्य में क्या कहा गया कि जो भारत जो संघ का निर्माण है वो किसी भी राज्य के
समझौते का परिणाम नहीं है। मतलब केंद्र का खुद का एक अस्तित्व है और इसी के अंतर्गत चल के हम देखेंगे कि आर्टिकल अभी हम 2 भी पढ़ेंगे, 3 भी पढ़ेंगे और 4 भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो राज्यों का गठन है उसमें आपको एकात्मकता के लक्षण स्पष्ट तौर पे दिखाई देंगे। और जैसा कि आप जानते हैं हमारे यहाँ पे राज्य को पर्याप्त सहायता दी गई है। हमारे यहाँ पे 2 स्तर पर राज्य सरकार का गठन किया जाता है, एक केंद्र स्तर पर और एक राज्य स्तर पर। और वर्तमान में बात करें तो पंचायती स्तर पर भी किया जाता है। तो मुख्य रूप से अपने 2 थे यहाँ पे। तो यहां पर दोस्तों आपको यह चीज अच्छी तरह से समझ में आई होगी कि आखिर क्यों भारत के संविधान में भारत को राज्यों का एक संघ बोला गया है। ना तो यहां पर एकात्मक शब्द का प्रयोग किया गया है, ना कि यहां पर संघीय व्यवस्था का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, भारत जो है राज्यों का संघ होगा। और ध्यान रखना, ये जो इस प्रकार से संघ का निर्माण किया जाएगा वो किसी भी राज्य के बीच में समझौते का परिणाम नहीं होगा। और साथ ही साथ यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज और बोली गई है, वो है आपकी कि भारत संघ राज्य क्षेत्र में से किसी भी राज्य को भारत संघ से पृथक होने की आजादी नहीं होगी। मतलब वो जो राज्य होगा वो चाह कर भी दोस्तों भारत संघ से अलग नहीं हो सकता है, वो भारत संघ का हिस्सा हमेशा रहेगा। ठीक है, जब और स्वतंत्रता की बात करें तो उस समय भी था, आज भी है और हमेशा भारत संघ का वो हिस्सा रहेगा। ठीक है, तो आपको ये चीज पहला पार्ट इसका अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। दूसरा क्या बोलता है, दूसरा बोलता है अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट राज्य क्षेत्र वो कहां पे शामिल की जाएगी, भारत के संघ क्षेत्र में। अब दूसरा ये बोलता है कि आखिर भारत में कौन कौन से राज्य क्षेत्र आएंगे। तो दूसरे पार्ट में क्या बोला है, भारत में कौन कौन से राज्य क्षेत्र आएंगे। तो भारत में वो सभी राज्य क्षेत्र आएंगे जो भारत की अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट किए गए हैं। यहाँ पे राज्य भी होंगे, संघ राज्य क्षेत्र भी होंगे। तीसरे पे जैसा कि हमने बोला है कि यहाँ पे अनुग्रहित किए जाने वाले राज्य भी होंगे, या फिर इसको बोला जाता है अधिग्रहित किए जाने वाले राज्य भी होंगे। ठीक है, दूसरा भी आपको समझ में आ गया। तीसरा क्या बोलता है, तीसरा बोलता है राज्य। अब कौन कौन से राज्य होंगे, तो इसमें आपकी 3 कैटेगरी हैं। पहली आपके राज्यों का क्षेत्र, कौन कौन से, जैसे अपन पढ़ते हैं जब मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार, गुजरात, ऐसे कुल टोटल मिला के आपके 28 राज्य होंगे। उसी प्रकार बात करते हैं संघ राज्य क्षेत्र के बारे में। और संघ राज्य क्षेत्र जैसे कि हम जानते हैं जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उन्हीं को संघ राज्य क्षेत्र बोला जाता है। तो वो भी कहाँ पे शामिल होंगे, वो भी भारत राज्य में शामिल होंगे। तीसरे नंबर पे होता है अनुग्रहित, या फिर इसी को अपन वर्ड बोल देते हैं, एक और है वो है अधिग्रहित। अधिग्रहित यानी अधिग्रहित किए जाने वाले राज्य। अधिग्रहित किए जाने वाला राज्य मतलब जो वर्तमान में तो भारत का हिस्सा नहीं है, लेकिन आगे भविष्य में कभी भी भारत के राज्य क्षेत्र में शामिल किए जा सकते हैं या फिर उनका अधिग्रहण किया जा सकता है। तो इस प्रकार ध्यान रखना, भारत, एक क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि भारत राज्यों को अनुच्छेद 1 है उसके अनुसार कितने भागों में बांटा गया है। तो उसके अनुसार दोस्तों ध्यान रखना, भारत के जो राज्य क्षेत्र है उनको 3 भागों में बांटा गया। अपन पढ़ते हालांकि 2 है, कौन कौन से, राज्य यानी स्टेट्स, और सेकंड अपन पढ़ते हैं यूटी यानी यूनियन टेरिटरी। लेकिन तीसरा भी होता है जो एक्वायर किए जा सकते हैं किसी भी समय। ठीक है, तो आपको ये उम्मीद करते हैं पहला आर्टिकल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे अनुच्छेद 2 के बारे में। अनुच्छेद 2 क्या बोलता है, तो अनुच्छेद 2 आपका बोलता है कि नए राज्यों का प्रवेश, यानी भारत का जो संघ क्षेत्र होगा उसमें नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे बोला गया है कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अब इसके अंतर्गत क्या बोला गया है, तो ध्यान रखना यहाँ पे दोस्तों एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बोली गई है कि इसमें ये जो शक्ति दी गई है वो दी गई है संसद को। संसद क्या कर सकती है, विधि बनाकर, कैसे, विधि बनाकर या ऐसे निर्बंधों को लागू कर जिसको वह ठीक समझे। कौन ठीक समझे, संसद। संसद कौन है हमारे यहाँ पे, सर्वोच्च जो अपना एग्जीक्यूटिव सॉरी जो विधायिका होती है उसको क्या बोला जाता है, संसद बोला जाता है, जहाँ पे विधि और कानून का निर्माण किया जाता है। तो संसद विधि बनाकर ऐसे निर्बंध जिन्हें वह ठीक समझे नए राज्यों को भारत संघ में प्रवेश दे सकता है या फिर उनकी स्थापना कर सकता है। यहाँ पर अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों देखने वाली वो है कि यहाँ पे नए राज्यों के जो प्रवेश की जो शक्ति है या फिर उनके स्थापना की जो शक्ति है वो किसको दी गई है, तो वो दी गई है संसद को। अब नए राज्यों का प्रवेश इस शब्द से आप क्या समझते हैं और स्थापना शब्द से आप क्या समझते हैं, तो ध्यान रखना नए राज्यों का प्रवेश का मतलब क्या होता है। यहाँ पे 2 वर्ड आते हैं, आप पढ़ोगे अभी अनुच्छेद 3, तो वहां पर निर्माण की बात की गई है। किसकी बात की गई है, निर्माण की बात की गई है। और यहां पर जो है प्रवेश की बात की गई है। प्रवेश का मतलब क्या होता है, जैसे मान के चलो मैं बात करूं, जैसे आपका भारत का राज्य संघ क्षेत्र हो गया ये, ठीक है,
आपका मान के चलो ये कुछ भारत का ऐसा कुछ राज्य क्षेत्र हो गया। अब भारत के राज्य क्षेत्र में कुछ राज्य अभी से आते हैं, लेकिन इसके आसपास और भी देश शामिल हैं। जैसे यहाँ पे बात करें चीन हो गया, ठीक है, यहाँ पे नेपाल हो गया, भूटान हो गया, म्यांमार हो गया, पाकिस्तान हो गया, और भी देश हैं। यदि मान के चलो उन राज्यों में से कोई ऐसा एक, उन देशों में कोई एक ऐसा राज्य है जो भारत में शामिल होना चाहता है, वो अपना प्रवेश कहाँ करवाना चाहता है, वो अपना प्रवेश भारत में शामिल करवाना चाहता है, तो भारत राज्य क्या करेगा, जो भारत संघ है वो क्या करेगा कि संसद क्या करेगी, ऐसी विधि बनाकर, क्या करेगी, ऐसी विधि बनाकर जिसको वह ठीक समझे, क्या करेगी, उन राज्यों को भारत संघ में प्रवेश दे सकती है। जैसे मान के चलो, जैसे हम बात करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं सिक्किम का। क्या एग्जांपल लेते हैं सिक्किम का। तो सिक्किम, जैसा आपको पता होगा कि जब भारत देश आजाद हुआ था तो उस समय सिक्किम जो भारत का हिस्सा नहीं था, लेकिन आगे चलकर बात करें तो सिक्किम जो था, सिक्किम में क्या चलता था, वहां पे चलता था राजतंत्र। क्या चलता था, राजतंत्र चलता था। और वहां पे बात की जाए जनमत संग्रह करवाया गया, मतलब जनमत संग्रह किससे करवाया गया, भारत का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं था, वहां पे जनमत संग्रह करवाया गया वहां की जनता की मांग पर, वहां के राजा के द्वारा। तो जब जनमत संग्रह हुआ तो वहां पर वहां की जो जनता थी उनके द्वारा मांग की गई कि हमें कहां पर शामिल होना है, हमें शामिल होना है भारत के संघ क्षेत्र में। तो क्या हुआ कि जनमत संग्रह हो गया, ठीक है, वहां के जो राजा था उसने भी अनुमति दे दी कि ठीक है, हो सकता है ऐसा। अब डिपेंड करता है भारत के ऊपर कि भारत उसको शामिल करेगा कि नहीं करेगा। तो ध्यान रखना, भारत ने वहां पे अनुच्छेद 2 का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया, अनुच्छेद 2 का प्रयोग किया। और उसने क्या किया, एक ऐसी विधि बनाई, क्या बनाई, उसने विधि बनाई, या फिर जैसा लिखा है कि विधि और कानून बना सकती, और उसके द्वारा क्या किया कि सिक्किम को भारत के राज्य क्षेत्र में शामिल कर लिया। मतलब ऐसे राज्य क्षेत्र जो वर्तमान में भारत का हिस्सा नहीं है, लेकिन आगे चलकर कभी भी वो भारत देश में शामिल होना चाहते हैं, या फिर भारत में प्रवेश करना चाहते हैं, या फिर भारत उनकी स्थापना करना चाहता है, तो वो कहां पर होंगे, तो वो अपने अनुच्छेद 2 के अंतर्गत किए जाएंगे। ठीक है, यहां पर आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो यहां पे क्या बोला गया, यहां पे ध्यान रखना, प्रवेश और स्थापना। प्रवेश है, प्रवेश का मतलब क्या है, ऐसे क्षेत्र जो अभी वर्तमान में भारत का हिस्सा नहीं है लेकिन वो भारत में शामिल होना चाहते हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 2 आपको समझ में आ गया होगा। तो अनुच्छेद 2 क्या करता है, यहाँ पे 2 चीजों के बारे में बोलता है, क्या कि भारत जो है अपने संघ क्षेत्र में नए राज्यों को प्रवेश दे सकता है, और साथ ही साथ भारत क्या कर सकता है, नए राज्य क्षेत्रों की स्थापना भी कर सकता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका सिक्किम। क्या रहेगा, सिक्किम रहेगा कि सिक्किम को जो भारत में शामिल किया गया है वो किसके अंतर्गत किया गया है, अनुच्छेद 2 के अंतर्गत किया गया है। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद अनुच्छेद 3, जहां पे हम देखेंगे निर्माण की बात करेंगे यहाँ पे, तो हम देखेंगे आखिर निर्माण क्या होता है। ठीक है, अनुच्छेद 2 आपको यहाँ तक क्लियर है। तो अब हम देखते हैं दोस्तों यहाँ पे अनुच्छेद 3 के बारे में। अनुच्छेद 3 क्या बोलता है, तो अनुच्छेद 3 में बोला गया है कि नए राज्यों की स्थापना। क्या बोला गया है, नए राज्यों की स्थापना, कौमा, जो भारत के जो राज्य क्षेत्र होंगे, क्या, राज्य क्षेत्र के सीमा, कौमा, नाम में परिवर्तन। ठीक है, तो अब क्या बोलता है अनुच्छेद 3, क्या बोलता है कि नए राज्यों की स्थापना करना, या फिर सॉरी यहाँ पे एक वर्ड गलत, ये आपका होगा यहाँ पे निर्माण, नए राज्यों का निर्माण। अब नए राज्यों के निर्माण से आप क्या समझते हैं दोस्तों, यदि बात करें नए राज्यों के निर्माण की, तो निर्माण और प्रवेश, यहाँ पे 2 चीजें वर्ड यूज किया है। प्रवेश में क्या होता है कि ऐसे राज्य क्षेत्र जो भारत का हिस्सा नहीं है लेकिन भविष्य में कभी भारत क्षेत्र में शामिल हो सकते हैं। निर्माण का मतलब क्या होता है कि मान के चलो आपका जो भारत राज्य क्षेत्र हो गया, आपका भारत हो गया, भारत में कोई एक यहाँ पे स्टेट है, जैसे मान के चलो हमने बोला मध्य प्रदेश, क्या हो गया, मध्य प्रदेश हो गया। मध्य प्रदेश में जैसा कि आपको पता होगा कि 2000 में छत्तीसगढ़ बन के अलग हुआ है, तो मान के चलो यहाँ पे एक छत्तीसगढ़ आपका राज्य था हुआ यहाँ पे, और छत्तीसगढ़ राज्य जो है वो क्या हुआ कि 2000 में मध्य प्रदेश से अलग होकर एक नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आया, कौन, छत्तीसगढ़। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ का क्या हुआ है, यहाँ पे छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ है। क्या हुआ, छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ है। और वहीं मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में क्या हुआ है, तो मध्य प्रदेश की जो सीमा है उसमें परिवर्तन हुआ है, यानी इसकी सीमा में क्या आई है, कटौती आई है। ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे बोला गया है कि नाम में परिवर्तन भी कर सकता है। नाम में परिवर्तन को लेकर आपको कई सारे एग्जाम्पल पता होंगे। जैसे हम बात करते हैं कि जैसा कि आपको उड़ीसा के बारे में पता होगा, किसके बारे में, उड़ीसा।
ओडिशा, ठीक है, उसको पहले शायद ओडिशा बोला जाता था और इसका वर्तमान में नाम क्या कर दिया गया है, उड़ीसा। ओडिशा से उड़ीसा। ऐसे कुछ आपको एग्जाम्पल और भी देखने को मिलते हैं जहां पे क्या हुआ है कि राज्यों का नाम परिवर्तन किया गया है। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, अनुच्छेद 3 में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि भारत जो संसद है, ये शक्ति किसको प्राप्त है, ध्यान रखना यहाँ पे संसद, ये शक्ति प्राप्त है संसद को। यानी संसद चाहे तो विधि यानी जो कानून है उसके अनुसार या फिर जो अपना संविधान है उसके अनुसार नए राज्यों का निर्माण कर सकता है। और निर्माण कैसे होगा वो हमने आपको भी एग्जाम्पल से बताया है कि जैसे मध्य प्रदेश हुआ है, मध्य प्रदेश में से 2 राज्यों को उसने अलग करना है, तो क्या होगा इसके अनुसार, तो इसके अनुसार मध्य प्रदेश के 2 हिस्से कर देंगे, एक होगा आपका छत्तीसगढ़ और दूसरा जो शेष बचा है वो होगा मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे जो छत्तीसगढ़ बना है दोस्तों, ये कहलाएगा नए राज्य का निर्माण, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे दूसरे पे बोला गया है कि राज्य क्षेत्र की सीमा और उसके नाम में परिवर्तन। तो सीमा में हमने देखा कि जैसे मध्य प्रदेश को लेकर एग्जांपल देख ले तो मध्य प्रदेश की सीमा क्या हो गई है, कम हो गई है। अब यहाँ पे क्या है, नाम, और नाम में परिवर्तन, जैसा कि हमने देखा है कि भारत का जो संसद है उसको राज्यों का नाम परिवर्तन करने की भी आजादी है, लेकिन ये समस्त शक्ति किसको प्राप्त है, संसद को। संसद मतलब केंद्र। तो यहां पर आप देखते हैं, यहां पर कौन मजबूत हो गया, यहां पर मजबूत हो गया केंद्र। यहां पर राज्यों को कोई भी स्वायत्तता नहीं दी गई है, यानी राज्यों को यहाँ पे कोई भी शक्ति प्रदान नहीं की गई है कि वो अपने राज्य का विघटन कर सके या फिर अपने राज्य की सीमा क्षेत्र को बढ़ा सके या घटा कर सके या फिर अपना नाम परिवर्तन कर सके। वो शक्ति किसको दी गई है, वो शक्ति दी गई है संसद को। हालांकि इसके लिए एक नियम प्रोसेस होता है, उसको फॉलो किया जाता है। क्या प्रोसेस होती है, तो बात करें तो जब भी ऐसा कोई परिवर्तन करना होता है, क्या, जब भी राज्यों का निर्माण करना होता है या फिर उसकी सीमा फिर नाम परिवर्तन करना होता है, तो ऐसे जो प्रस्ताव पेश किए जाते हैं वो सबसे पहले कहां पेश किए जाएंगे, तो वो पेश किए जाएंगे आपके संसद भवन में, ठीक है। संसद भवन में पेश किए जाएंगे, लेकिन ध्यान रखना, और उसके लिए क्या होगी, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होगी। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति या फिर सिफारिश। राष्ट्रपति सिफारिश करेगा, क्या सिफारिश करेगा कि मुझे इस राज्य का क्या करना है कि निर्माण करना है या फिर सीमा परिवर्तन करना है या फिर नाम परिवर्तन करना है। तो वो ऐसा जो विधेयक होगा, ध्यान रखना इन सब चीजों को अपन बाद में पढ़ेंगे, विधेयक क्या होता है, संविधान संशोधन क्या होता है, आपके नाम याद रखना। तो वो ऐसा विधेयक कहां पे पेश करेगा, वो पेश करेगा संसद में, ठीक। संसद क्या करेगी, उस विधेयक को पारित करेगी, वहां पे विचार विमर्श किया जाएगा, जो भी यहाँ पे चर्चाएं वगैरह होती हैं, उसकी जो प्रोसीजर होता है कोई विधेयक का, ठीक है, वो सब किया जाएगा। उसके बाद उसको पेश करने के बाद, यानी विधेयक क्या करेगा, उसको पारित करेगा, और पारित करने के बाद वो कहां भेजा जाएगा, तो भेजा जाएगा आपके संबंधित राज्य की राज्य विधानसभा में। अब विधानसभा का यहाँ पे आप रोल देखना, संबंधित राज्य की विधानसभा होती है फिर विधानमंडल जो होता है, वहां पर क्या होता है कि इसको केवल औपचारिक रूप से भेजा जाता है, मतलब इसका कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे केवल उसको ये बताने के लिए भेजा जाता है कि हम आपके राज्य में ऐसा ऐसा परिवर्तन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर राज्य का जो विधानमंडल होता है इसको कोई भी शक्ति प्राप्त नहीं होती है, यानी वो इसका कोई विरोध भी नहीं कर सकता है, ठीक है, इसको रोक भी नहीं सकता है। उसको केवल इन्फॉर्मेशन दी जाती है और साथ ही साथ उससे क्या है कि कोई एक राय मांगी जाती है कि इसमें कोई चेंजेस करने हैं। अब मान के चलो विधानसभा बोलती है कि हमें इसमें चेंजेस करने हैं या फिर बोलती है कि हमें इसमें चेंजेस नहीं करने हैं। अगर बोल दे नहीं करने तो एज इट इज पास हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर बोल दे कि हमें इसमें चेंजेस करने हैं तो क्या फर्क पड़ेगा, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राष्ट्रपति या संसद चाहे तो राज्य विधानमंडल के रिकमेंडेशन को मान सकती है और चाहे तो उसे खारिज भी कर सकती है, लेकिन यहां पे ध्यान रखना कि राज्य विधानमंडल की कोई भी शक्ति नहीं है अनुच्छेद 3 को लेकर। वो केवल विचारार्थ भेजी जाती है और वो उस पर केवल विचार विमर्श कर सकती है, इसके अलावा उसका निर्णय लेने का कोई भी अधिकार यहाँ पे नहीं होता है, ठीक। उम्मीद करते हैं आपको आर्टिकल 3 अच्छे से समझ में आ रहा होगा। एक बार और देख लीजिए, आर्टिकल 3 क्या बोलता है। आर्टिकल 3 बोलता है नए राज्यों का प्रवेश या फिर राज्य क्षेत्र की सीमा नाम में परिवर्तन। अब ये क्या होता है, तो ध्यान रखना इसके अंतर्गत निर्माण का मतलब क्या होता है वो आपको समझा चुके हैं कि वर्तमान में भारत में क्षेत्र में या भारत में कोई एक राज्य है उसका अपन को क्या करना है, विघटन करके नए राज्य का निर्माण करना है, और जो पहले से राज्य है उसकी सीमा को कम करना है या फिर किसी राज्य का नाम परिवर्तन करना है। तो ये सबसे पहले शक्ति किसको प्राप्त होगी, संसद को होगी। यहाँ पे राज्यों को शक्ति प्राप्त नहीं है। संसद क्या करेगी, ऐसे विधेयक को राष्ट्रपति की सिफारिश से पेश करवाएगी पहले तो, या फिर पेश करेगा, राष्ट्रपति की सिफारिश करेगा और वो कहां पेश किया जाएगा, संसद में। संसद क्या करेगी, इसको पारित करके कहां भेजेगी, राज्य विधानमंडल के पास। और राज्य विधानमंडल की यहाँ पे शक्ति कुछ भी नहीं है, उसको कल विचारार्थ भेजा जाता है। वो चाहे तो इस पर अपनी सलाह दे भी सकता है और नहीं दे सकता, उसका फर्क कोई नहीं पड़ेगा, ठीक है। और अंतिम तौर पर राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करके जो है वो अपने नए नियम को लागू कर देगा या फिर नए राज्य का निर्माण कर देगा। तो ये बोलता है आपका अनुच्छेद 3,
ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? उम्मीद करते हैं आपको अनुच्छेद 3 अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 4 के बारे में। अनुच्छेद 4 क्या बोलता है? तो अनुच्छेद 4 बोलता है कि आपके अनुच्छेद 2, यानी इससे पहले हम क्या पढ़ चुके हैं, 3 अनुच्छेद को पढ़ चुके हैं, अनुच्छेद 1, 2, 3। तो अनुच्छेद 4 बोलता है कि अनुच्छेद 2 और 3, कौन सा? अनुच्छेद 2, 3, इसके तहत कोई भी परिवर्तन किया जाएगा। क्या किया जाएगा? इसके तहत यदि राज्यों में कोई या फिर भारत के संघ राज्य क्षेत्र की सीमा या फिर संघ राज्य क्षेत्र में कोई परिवर्तन किया जाता है, और यह परिवर्तन किसके द्वारा किया जाएगा? यह परिवर्तन किया जाएगा संसद के द्वारा, यानी केंद्र सरकार के द्वारा। तो ये जो परिवर्तन किया जाएगा संसद के द्वारा, ध्यान रखना, वो आपका संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। क्या नहीं माना जाएगा? संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। मतलब वो जो आपका चेंजेस होगा, परिवर्तन होंगे, उसको अनुच्छेद 368, क्या उसको अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। और ये जो परिवर्तन है वो परिवर्तन केवल एक साधारण बहुमत, क्या साधारण बहुमत और विधायी प्रक्रिया, विधायी प्रक्रिया के तहत किए जाएंगे। ठीक है, इसके तहत ये किए जाएंगे और इसको संविधान संशोधन यहाँ पे नहीं माना जाएगा। बस इतना बोलता है अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 एक बार फिर समझिए, क्या बोलता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत हम जो भी अपने भारत के संघ क्षेत्र में परिवर्तन करेंगे, वो, और परिवर्तन किसके द्वारा? संसद के द्वारा। ऐसे परिवर्तन अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे। वो केवल एक साधारण बहुमत और विधायी प्रक्रिया द्वारा किया जा सकता है, या फिर साधारण बहुमत द्वारा ही संभव है। इसके लिए हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके लिए हमें फालतू के जो संविधान संशोधन की प्रोसेस होती है उसका पालन नहीं करना पड़ेगा। हमें केवल एक साधारण बहुमत पेश करना पड़ेगा, और यदि पारित हो जाता है तो वो पारित होने के बाद क्या होता है कि हमारा 2 और 3 के अनुसार परिवर्तन हो जाता है। यहां पर ध्यान रखना दोस्तों, यहां पर क्या है कि संविधान संशोधन क्या होता है, तो इसको आगे चल के हम पढ़ेंगे, डीप में पढ़ेंगे कि आखिर 368 जो अनुच्छेद है वो क्या कहता है, इसके तहत संविधान संशोधन क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है। साथ ही साथ आपने कुछ नाम सुने होंगे, जैसे मान के चलो एक हो गया विशेष बहुमत, ठीक है, एक हो गया विशेष बहुमत, एक हो गया साधारण बहुमत। मतलब आपने ऐसे कई सारे नाम सुने होंगे आपके बहुमत को लेके, तो उन सभी चीजों की चर्चा हम बाद में करेंगे। यहाँ पर ये वाला पोर्शन जो है आपको समझाया जाएगा आगे चल के। यहाँ पर आपको केवल 2 शब्द याद रखने हैं कि ऐसा परिवर्तन 368 के तहत, पहला क्या याद रखोगे, 368 के तहत, और दूसरा संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत जो चेंजेस किए जाएंगे संविधान संशोधन नहीं आएंगे, वो केवल साधारण बहुमत की प्रक्रिया के द्वारा ही ऐसा किया जा सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको अनुच्छेद 1, 2, 3, 4 के बारे में समझाया गया है। अनुच्छेद 1 क्या बोलता था, तो हमने देखा था अनुच्छेद 1 जो बोलता है वो बोलता है कि भारत जो है वो क्या होगा, एक राज्यों का संघ कहलाएगा। क्या कहलाएगा? राज्यों का संघ कहलाएगा। ठीक है, तो जिसके अंतर्गत हमने क्या देखा था कि संघ का मतलब क्या होता है, तो संघ का मतलब होता है कि भारत ने ना तो संघीय व्यवस्था को अपनाया है और ना ही उसने एकात्मक व्यवस्था को अपनाया। भारत ने जो है बीच का रास्ता निकाला, जिसके अंतर्गत ध्यान रखना कि राज्य जो होंगे वो किसी समझौते का परिणाम नहीं है, और साथ ही राज्यों को इतनी स्वायत्तता नहीं है कि वो अपना खुद को अस्तित्व यानी खुद को भारत राज्य क्षेत्र से अलग कर सके। इसी प्रकार हमने देखा अनुच्छेद 2 के बारे में। अनुच्छेद 2 क्या बोलता है, तो अनुच्छेद 2 में बोला गया था कि भारत के राज्य क्षेत्र में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, मतलब भारत की जो वर्तमान बाउंड्री लाइन है उससे बाहर यदि कोई राज्य क्षेत्र है तो उसको भारत में कैसे प्रवेश देंगे या फिर उसकी स्थापना की जाएगी। इसी प्रकार अनुच्छेद 3 देखा था कि अनुच्छेद 3 जो होता है वो होता है भारत की बाउंड्री लाइन के अंदर। यहाँ पे हाँ 2 इंपोर्टेंट यहाँ पे आपको डिफरेंस करने को देखने को मिल जाता है अनुच्छेद 2 और 3 के बीच में। 2 और 3 अनुच्छेद 2 जो है वो भारत की बाउंड्री लाइन के अंतर राज्य जो होंगे, सॉरी अनुच्छेद 3 होगा, यह क्या होगा, अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 क्या होगा कि भारत की बाउंड्री लाइन यानी जो सीमा क्षेत्र है उसके अंतर्गत जो राज्य होंगे उससे संबंधित रहेगा, और अनुच्छेद 2 जो रहेगा वो भारत की जो बाहर यानी भारत के राज्य के बाहर जो क्षेत्र है ठीक है उनसे संबंधित रहेगा। तो अनुच्छेद 2 को भी देखा हमने और 3 को भी देखा, और साथ ही साथ हमने 4 को भी देखा। 4 में क्या बोला गया है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत कोई परिवर्तन किया जाता है तो वो संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, उसको केवल एक साधारण बहुमत या फिर विधायी प्रक्रिया के तहत पारित माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अनुच्छेद 1 से 4 तक क्लियर है। आपको यदि इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में उनको पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद आने वाले लेक्चर होगा वहाँ पे हम नागरिकता को पढ़ेंगे, नागरिकता का फिर हम मूल अधिकार वगैरह को पढ़ेंगे। इसी प्रकार से अपने सिलेबस की आगे की ओर बढ़ते आएंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में। यदि आपको यहाँ पर कोई दिक्कत आती है तो जरूर कमेंट कीजिए।
तो फिर ठीक है, तब तक के लिए फिर नमस्कार, धन्यवाद।